Good afternoon to one and all students. Hello. So this is our second session of your second subject specialized auditing on first chapter. On last lecture we have discussed about internal audit purpose, scope, meaning, definition, introduction. So the next point of this chapter is internal control. Okay, then we move forward to next slide. In next slide, in internal control, which points we have all to learn. All of you have to learn about introduction, meaning, definition, areas of internal control, and elements of internal control. We have all to study that points in a detailed manner. Okay, so next slide we have to first understand इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन अ सिंपली वे में अगर इंटरनल सिस्टम का आपको बताऊंगी कंट्रोल सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स होल सिस्टम which are employed internally by the management of a legal entity to carry out its business in a efficient and order manner. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? सारे सिस्टम को ना कि इंटरनली सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट सिस्टम को फोकस करता है बट इट हैज़ अडॉप्ट ऑल द होल सिस्टम को अडॉप्ट करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच बी एप्लीकेबल और अडॉप्ट टू ऑल सिस्टम और इंटरनली मैनेजमेंट इन्हें अपॉइंट करती है इंटरनल मैटर्स के लिए और ताकि कंपनीज और जो भी बिजनेस जिस तरीके का है तो बिजनेस और को इफ़िशेंसी प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है लास्ट सेशन में हमने जैसे डिस्कस करा था इंटरनल ऑडिट फ्लेक्सिबल रहती है बट इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है ओके सो इंटरनल ऑडिट ना कि सिर्फ इंटरनल चेक सिस्टम पर फोकस करता है बट इट वॉज फोकस टू द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इंटरनल चेक सिस्टम एंड अदर डिवाइसेस ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम सारे जो कंट्रोलिंग डिवाइस हैं उन सब पे भी फोकस करता है और अपने एम्प्लॉइंग को जो भी इसके एम्प्लॉयज़ रहेंगे कोई भी रहेंगे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डन करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ कंपनी की इंटरनली जो एक्टिविटीज़ रहती है इंटरनल एक्टिविटीज़ उनको स्टेबल करते हैं सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं ऑडिटर रहेगा जो भी सिस्टम्स होते हैं इंटरनल सिस्टम जो फेल करते हैं तो फर्म इसको ऑटोमेटिकली चेक करने के लिए वेरीफाई करने के लिए अपने सारे ट्रांजैक्शंस को कि हाँ ये प्रॉपर मैनर में हुए हैं तो इसके लिए फर्म इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम अपॉइंट करती है सिस्टम अडॉप्ट करती है जिस सिस्टम को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में एक सिस्टम पर्टिकुलरली सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इंक्लूड ऑल द अदर डिवाइसेस ऑफ control so this may main focus on organization objective and the reliability and accuracy of a business जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट्स अचीव करने हैं अपने गोल्स सेट आउट करने हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिलायबल और एक्यूरेसी प्रोवाइड करनी है तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं दिस सिस्टम इज ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट प्रोवाइडिंग द सेफ्टी to the assets of an organization properly ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स रहते हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है कोई भी जो फ्रॉड्स हैं मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारी की सारी तो उन एक्टिविटीज़ जो मिस मैनेजमेंट है तो हम अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो करते हैं अडॉप्ट करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड वेस्ट और मैनेजमेंट ये जो मिस मैनेजमेंट रहती है ये नहीं होगी सारे काम टाइमली होंगे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर को दी गई है ऑन टाइम सो दिस सिस्टम विल बी इंडिपेंडेंट ही रहेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो इंडिपेंडेंट अगर सिस्टम इंडिपेंडेंट है क्लियर है तो वो अपने ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है और इंटरनल जो ऑडिटर रहेगा उसको इस सिस्टम से दे कैन बी यूज इफेक्टिवली तो इस सिस्टम को अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो फॉलो करते हैं अपनी ऑडिटिंग प्रोसेस में
तो ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करेगा, एक टाइमलाइननेस प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ऑडिटर के लिए भी बहुत इफिशिएंस रहेगा कि वो अपना जो वर्क कर रहा है उसके अंदर भी रिलायबिलिटी रहेगी टू हेल्प दिस सिस्टम। और इस दिस सिस्टम किसके लिए मेन, ये सिस्टम मेंटेन सारे डाटा को जो मेंटेन कर रहा है अंडर अ डिसीजन मेकिंग। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन डिसीजन रहेगा कि इस सिस्टम को उनको फोकस करना है, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट, जिसे हमने बोला था इंटरनल ऑडिट समटाइम मैंडेटरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो ही करनी है, बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसीलिए फॉलो करना है उन्हें क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही अंतर्गत सारे सिस्टम आ गए हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ना कि एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, बट इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम और अदर डिवाइसेस ऑफ कंट्रोल, जिसके ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम जो अपने जो भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिस्टम को फॉलो करती है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ईजी रहेगा टू अचीव देयर टारगेट, देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर इन द प्रोसेस ऑफ company's financial position also. Okay, so on next slide we have discussed about meaning of internal control. Meaning में क्या हम लोग आइडेंटिफाई, फर्स्ट वी हैव रीड एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नो मैटर हाउ वी वेल कंसीव एंड ऑपरेटेड कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल। तो इसमें हम इन लोगों ने क्या दिखा गया है, एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ये कोई फोकस नहीं है कि हाँ हमें एक पूरा ऑपरेटेड रीजनेबल डाटा देगा, नॉट एब्सोल्यूट। ओके, टू अश्योरेंस प्रोवाइड द मैनेजमेंट अचीव देयर एंटिटी ऑब्जेक्ट, दिस सिस्टम इज ओनली ऑन मेन फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जो बोर्ड रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, लीगल अथॉरिटीज़, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो पोजीशन है मार्केट में उसको स्टेबल करे, उसको एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाए, उसको जो टारगेट्स हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करे, और अपनी जो भी इफिशिएंसी है मार्केट में पोजीशन स्टेबल रखने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर करती हैं। तो दे प्रोवाइड अ लिव लाइवहुड अचीवमेंट, मतलब हर एक डेली बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें फोकस रहता है, और एक हर जो हमारी लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस होती हैं जो भी अदर सिस्टम्स को फॉलो करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो बाकी की सिस्टम को भी फोकस करके वो सारी जो फ्रॉड, एरियर्स, मिस्टेक्स जो करते हैं बाकी के मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, इफ सपोज दे हैव यूजिंग अदर सिस्टम, तो क्या करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है और अदर डिफरेंस कंट्रोल सिस्टम, जिससे वो मैनेजमेंट उनके टारगेट अचीव कर सके। और जो भी फॉल्ट्स हो रहे हैं, जो हमने फॉल्टी डिसीजंस लिए थे, ब्रेक डाउन्स हुए थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, एरियर्स और मिस्टेक्स, उनको फोकस करके उनको वेरीफाई करने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद फिर उनको ओवरकम करें। ओवरकम मतलब उनको कम गलतियाँ जो करी हैं उनको कम करें एंड एनालाइज करें एंड मूव फॉरवर्ड टू द अनदर वन। ओके, सो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहती है, और ये इंडिपेंडेंसी ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि ऑडिटर फ्री माइंडसेट से प्रिपेयर कर सके कोई भी जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस उनको ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को स्टेबल करना है या ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को बताना है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर सारे डिवाइसेस होने के इसके लिए कोई भी कंट्रोलिंग मेजर्स, कोई भी कंट्रोलिंग टूल्स और कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम हम लोग फोकस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. In next slide we have discussed definition of internal control. First I will read. Internal control is broadly defined as a process effected by an entity, board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective. So internal control system क्या है, एक प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है. प्रोसेस इन द सेंस सिस्टम. ओके, प्रोसेस इन द सेंस हम क्या बोलेंगे, सिस्टम, जिसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है. और इस सिस्टम को अडॉप्ट करता कौन है, जैसे बोर्ड ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड रहती हैं कंपनीज, वो एंड अदर पर्सनल, बाकी की जो कंट्रोलिंग सिस्टम. इफ़ सपोज अगर किसी को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्सनली फॉलो अप करना है तो ये सारे लोग इस सिस्टम को
अडॉप्ट करते हैं। कोई भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट अथॉरिटीज और अदर पर्सनल, और किसको डिज़ाइन करने के लिए रिजनेबल प्राइस को, ताकि रिजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और इस सिस्टम को अडॉप्ट करते ही कोई भी कंपनी एंटिटी, उसके अथॉरिटी मेंबर्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, अदर पर्सनल्स टू अचीव देयर objective and targets of an organization. Okay, next line, next PPT, next definition is, while internal control is a process, its effectiveness is a state or uncondition of the process at one or more point in time. जैसे हमने बोला कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या फोकस करेगा, ना कि जैसे वन एट द प्रोसेस वन और मोर पॉइंट्स। तो यानी कि वो एक कंट्रोल सिस्टम को फोकस नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन को, ये यानी कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ उनको पर्टिकुलर ये सिस्टम को फोकस करना है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी पोजीशन को, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ ये सिस्टम से हमें बेनिफिशियल नहीं, सूटेबल हो रहा और हमें फ़ायदा नहीं दे रहा, दिस सिस्टम विल नॉट फोकस, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टुवर्ड्स वो और दूसरे कोई सिस्टम को भी फॉलो करके इंटरनल कंट्रोल के अंदर से ही वो फोकस करके दूसरे सिस्टम को भी फोकस कर सकते हैं। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो फर्स्ट एलिमेंट इज फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। ओके, तो इसमें फाइनेंशियल अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोई भी एम्प्लॉय कब हम करते हैं इस सिस्टम को, हम फोकस क्यों करते हैं, हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज़ रहती हैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम लोग फॉलो अप करते हैं। ओके, तो ये सिस्टम को फॉलो, तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सिस्टम को यानी कि अडॉप्ट कर रहा है, तो वो क्या एनालाइज करेगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, और अदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की पहले फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करेगा। तो उसका एक क्या करेंगे, दे हैव प्रोवाइड अ फ्लो चार्ट। तो उसमें फ्लो चार्ट, जैसे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप में देखेंगे मोबाइल्स पे अलग अलग तरीके के निफ्टी, सेंसेक्स, ये डे टू डे अप डाउन होते रहते हैं इनकी पोजीशन। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहते हैं कि हाँ आज इतना फ्लो चार्ट है तो ये अपर जा रहा है, डाउन हुआ है तो वो रेड साइन में जाता है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू वर्ड से कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करती है इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या एनालाइज करेंगे कि हाँ किस किस एम्प्लॉय को किसकी ड्यूटीज़, और उन सबको उनकी ड्यूटीज़ वेरीफाई करना, उनको असाइन करना उनकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, और उनकी कौन कौन सी पावर्स हैं अथॉरिटीज़ की और मेंबर्स की। तो ये हम किस में एनालाइज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हमें ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि पर्टिकुलर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरियस ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और स्टाफ को, मैनेजमेंट को और स्टाफ को देनी है, और मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या क्या पावर्स हैं, इफ़ दे हैव राइट टू राइट ड्यूटीज़ और वॉट एवर जो मेंबर्स की राइट और ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें अचीव करनी है। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की टूवर्ड्स ही फोकस करा जाता है। और ये सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवेंट्स ऑफ अ स्टाफ एब्सेंस। अगर कोई स्टाफ एब्सेंट है तो ये सिस्टम से क्या रहेगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी फोकस किया जाता है, इंटरनल चेक सिस्टम भी और अदर कंट्रोल। तो इंटरनल और चेक सिस्टम से कैसे हैं कि हाँ हम डे टू डे स्टाफ की एंट्री करते रहते हैं, हाँ कि आज ये स्टाफ प्रेजेंट है, इसका ओवर टाइम कितना है, इसका टाइमिंग कितना वर्क है, वर्किंग आवर्स कितने, ये सब चीज़ों पे हम लोग इनका एक करेक्ट फ्लो चार्ट हम लोग करते हैं, करेक्ट फ्लो ऑफ वर्क। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से इम्प्लीमेंट होता रहता है। ओके, सो दिस सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल इन अ स्टाफ, ओके, इन अ स्टाफ वेलफेयर, यानी कि स्टाफ वेलफेयर जो भी एसोसिएशन है और स्टाफ एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को भी वेरीफाई करने के लिए ये सिस्टम फोकस करता है, ना कि अपने बट बाकी के जो कंपनीज़ के दूसरे जो कंपनीज़ के पोजीशन है उस पोजीशन को भी एनालाइज करता है इन अ फ्लो चार्ट मैनर। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट
पर्सनल। कंपोनेंट पर्सनल इज पर्सनल, जो हमारी पर्सनल एलिमेंट है, ये पर्सनल इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक पर्सनली यूज़ करा जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली इस सिस्टम को फोकस करती है, फॉलो करती है। हर एक पर्टिकुलर कंपनी रहेगी, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और पर्टिकुलर एंटिटी, तो दे में फोकस और अडॉप्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्सनली। तो पर्सनल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये पर्सनल सिस्टम, बिकॉज ये सिस्टम से पर्सनली असाइन करने के बाद क्या होता है, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को मार्केट में कॉम्पिटेंसनेस और उनकी जो इफ़िशेंसी चेक करता है। इफ़ सपोज एचआरए ये सिस्टम को बहुत फोकस करते हैं, तो इसीलिए कॉम्पिटेंट पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। बिकॉज इससे वो क्या एनालाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसनेस, इफ़िशेंट इन देयर असाइन वर्क, कि हाँ कि वो जो एम्प्लॉय को वर्क असाइन करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई है, उनका टाइम एनालाइज, तो उस एम्प्लॉय की क्या देखेंगे वो, इफ़िशेंसी, कॉम्पिटेंसनेस इन द असाइन वर्क, कि हाँ उन्होंने कितने समय में ये उनको फोकस करेगा। तो इसीलिए ये एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी ने काम नहीं करा है तो एब्सेंटी है, तो इस सिस्टम ये चीज़ को ये भी एनालाइज करेगा कि हाँ कौन सा सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ एब्सेंट था और वो क्यों एब्सेंट था, और वेदर दे वॉज एब्सेंट, वाई दे वर एब्सेंट इन देयर वर्क। ओके, तो ये चीज़ कंपिटेंसी, competent person is the most important element of internal control system. Third point is division of work. Division of work, this refers to the procedure of division work properly among the employees of the organization. तो ये डिवीजन ऑफ वर्क एलिमेंट कब यूज़ होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर डे हम स्टार्ट कर रहे हैं या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वो अगर उनको वर्क एलोकेट करना है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस को वो फोकस क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ताकि वो सब मेंबर्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर सके ऑफ वर्क और प्रॉपरली असाइन कर सके वर्क टू द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। each and every work of the organization should be divided in different stages. So each and every organization क्या डिवाइड करेगी, डिफरेंट वर्क, और डिफरेंट वर्क ऑर्गेनाइज करेगी। एवरी वर्क ऑफ द, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम होता रहता है, तो वो क्या रहेगी, पर्टिकुलर सबको असाइन कर देगी, सब में डिवाइड कर देगी कि हाँ एक एक बंदे को ये काम करना है, और डिफरेंट स्टेजेस में सबको एलोकेटेड करने के बाद और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, और वो क्वालिटी काम करने के साथ साथ वो उस तरीके की स्किल और क्वालिटी के साथ उस बंदे को वो काम दिया जाता है। जिस बंदे की जिस पर्सन की, एम्प्लॉयज़ की जैसी एप्लीकेबिलिटी रहती है, जैसी क्वालिटी रहती है, जैसी स्किल रहती है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्क डिवाइड करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, and that responsibility should be assigned by the auditors. Okay, then fourth point is separation of operational responsibility from record keeping. ओके, सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो भी हमारी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डे टू डे। अब आपको लोगों को एक फोकस है, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में डिवीजन ऑफ वर्क, सो पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। ईच डिपार्टमेंट, इफ़ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज असाइन देयर वर्क, अगर उन्हें उनका वर्क असाइन कर दिया गया है, यस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को उनका वर्क असाइन कर दिया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, और हर एक डाटा उसी के बेसिस पे उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उस डाटे को रिकॉर्ड करने के बाद उनको उस डाटे की रिपोर्ट एक प्रिपेयर करनी पड़ेगी उसी की टेंडेंसी में, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है वो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करे और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। ओके, सो इसके लिए सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी फ्रॉम रिकॉर्ड एक्टिविटी क्या फोकस करता है कि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वर्क दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो असाइन वर्क दिया गया है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करे, मेंटेन करे उसे, और जो उनकी रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया है उसको एक रिपोर्ट में प्रिपेयर करे, एंड देन
वो फिर उसको अगर उन बेसिस पे एम्प्लॉयर को उन्होंने एक टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग पे उन्होंने वर्क दिया है कि यस यू शुड सबमिटेड मी एट 7 PM, सो दे उन्होंने जो ये वर्क उनको 7 PM के लिए अलॉट किया गया है, तो अगर उससे वो बेटर काम करते हैं तो इससे उनकी पॉइंट्स इंक्रीज होंगे एम्प्लॉय के और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी. दिस शोज द बेटर रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज. ओके, बिकॉज और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड रहेगा, रिकॉर्ड टाइम पे कंप्लीट रहेंगे, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेबल रहेगी और रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे, प्रॉपरली टाइम बेसिस पे रहेंगे. इसके लिए ये स्केल और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द organization. Okay, moving to next point on next slide. Okay, next point is separation of the custody of asset from accounting. अभी अगर ये एक बात एक फोकस कर जाए, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेफ्टी प्रोवाइड करता है ऑफ अ यूज़ ऑफ एसेट्स के अंदर, एसेट को सेफ्टी प्रोवाइड. इफ़ सब पर्सन और एम्प्लॉय अगर मिस यूज़ कर रहे हैं एसेट का और दे मिस अप्रोप्रिएट, अगर उसे गलत तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, एसेट को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ एसेट्स आते हैं जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, इफ़ दे आर यूजिंग इन अ बैड वे, और अगर वो उस प्रॉपर्टी को इन अप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएटली, तो ये यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, एक कस्टडी अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को, एसेट्स को, और उनसे यानी कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने एसेट्स को यानी कि एसेट का मिसयूज़ किया है वो असाइन करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि हाँ इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने इस प्रॉपर्टी का एसेट्स का मिसयूज़ किया है इन अकाउंटिंग. सो ये क्या रहेगा, अकाउंटिंग बेसिस पे कैलकुलेट होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सेपरेट पर्सन ने इस एक्टिविटी का मिसयूज़ करा. सो दैट इज़ ऑल्सो मेन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल, बिकॉज this internal control system is also provide a safety measure to the assets of the company. For when a particular person performs both function, there are chances of organization assets. तो ये क्या कर सकता है, अगर पर्टिकुलर पर्सन फोकस कर रहा है दोनों एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एसेट्स को भी, अगर पर्सनली वे में यूज़ कर रहा है तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, और ये चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद उस पर्टिकुलर इफ़ दे हैव यूजिंग एम्प्लॉय फॉर देयर पर्सनल यूज फॉर दैट organization property, so on that manner they have been make a thief to the organization and they are making a fraud towards the organization. तो वो उसने क्या क्रिएट करेगा, फ्रॉड असाइन करेगा. तो इसके लिए ये आइडेंटिफाई कौन करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन मतलब कि हाँ, और अगर कोई भी कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो कर रही है, अपॉइंट कर रही है, सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, तो इसके साथ उन्हें क्या फोकस करना पड़ेगा, जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने एक्टिविटीज़ ग्रांट की गई हैं, ऑल द एक्टिविटी मस्ट बी ऑथराइज बाय द प्रॉपर अथॉरिटी. तो जिसको जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल ऑडिटर ने जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर दी गई है, ऑल द एक्टिविटीज़ जिसको ऑथराइज कर दी गई है एक्टिविटीज, जिस अथॉरिटी जिस एम्प्लॉयर को, उस अथॉरिटीज़ को ही वो वर्क करना है. अगर इंडिविजुअल ग्रुप को दिया गया है और ग्रुप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस पर्टिकुलर पर्सन को ही वो सब करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी रहेगी. ओके, और ये अगर अथॉरिटीज़ को ये टॉप मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ दिस ऑथराइजेशन सिस्टम इज़ मोस्ट यूज बाय ऑथराइज टॉप मैनेजमेंट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों ये यूज़ करते हैं, ताकि टू प्रोवाइड अ ऑथेंसिटी और अथॉरिटी टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, तो ऑथराइजेशन जिस पर्टिकुलर, जैसे कि एक चेन रहती है, ऑथराइज हमने चेन करी कि किसी को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जैसे कि एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा टू देयर मैनेजर एंड मैनेजर इज रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर इज रिपोर्टिंग टू द देयर सब्सिक्यूट पार्टनर्स लाइक इन्वेस्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये चेन है जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जिसको जो रिपोर्ट करने के लिए बोला, जिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए दिया गया है वो पर्टिकुलरली उस अथॉरिटी को ही रिपोर्ट कर सकता है. इफ़
यानी कि अगर अगर एम्प्लॉयर को अगर यानी कि दी गई है कि हाँ एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना है मैनेजर को, तो वो सिर्फ मैनेजर को रिपोर्ट कर सकता है। और मैनेजर को अथॉरिटी है कि वो रिपोर्ट किसको करेगा, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिपोर्ट करने की, टू देयर इन्वेस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो जिस पर्टिकुलर चेन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हाँ उनको उस टाइमिंग पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके उनको ऑथराइज करके उस मेंबर को रिपोर्ट करना है, दे ओनली रिपोर्टिंग टू दैट पर्टिकुलर मेंबर्स। तो ऑथराइजेशन इज प्लेस दैट रोल। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज मैनेजरल सुपरविजन एंड रिव्यू। ओके, तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड क्यों करा जाता है, मेन अडॉप्टेड क्यों करा जाता है, टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल चेंजेस। किसके लिए, जो भी यानी कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल चेंज, क्योंकि डे टू डे हमें इन्वायरमेंट चेंज है, आज मार्केट की पोजीशन अच्छी है और कल इट विल बी चेंज। तो अप्स डाउन के लिए मैनेजर सुपरविजन और रिव्यू करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, मेंटेन करा जाता है, टू कन्फर्मेटिव विद द एनवायरमेंटल चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो एनवायरमेंटल चेंजेस को स्टेबल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो अप किया जाता है। ओके, बाय अडेप्टिंग एनी स्पेसिफिक कंट्रोल। अगर कोई भी हमने सिस्टम को परमानेंटली अडॉप्ट कर लिया है तो उस सिस्टम के जो प्रोसीजर हैं वो हमें फोकस करने पड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबली उस सिस्टम को प्रोसीजर के टूवर्ड्स काम करना पड़ता है और उस कंट्रोल करना पड़ता है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन अ ऑब्जर्व मैनर। तो उसके प्रोसीजर के थ्रू हमें काम करना पड़ता है और फिर उस काम को करने के बाद उसको प्रॉपरली असाइन करने के बाद उसको एग्जामिन करना है और उसको री एग्जामिन करने को बोलते हैं रिव्यू। ओके, उसको दोबारा चेक करने को क्या हम बोलेंगे, इट्स कॉल रिव्यू। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड इज, and in this slide we have discussed or understand areas of internal audit। एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिट कि हाँ इंटरनल ऑडिट किस किन कौन कौन से एरियाज में काम करता है और ये किसके लिए रहता है, हम इंटरनल ऑडिट क्यों पर अडॉप्ट करते हैं और क्यों फोकस करते हैं और किन किन एक्टिविटीज़ के लिए हम इंटरनल ऑडिट अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज परचेज। परचेज, इफ मैंने मैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल कॉस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टोटल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कोई भी प्रोडक्ट, इफ़ सपोज टू बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या है, जो मटेरियल जो भी मटेरियल उन्हें परचेज़ करना पड़ेगा, मटेरियल क्या करना पड़ेगा, उन्हें परचेज़ खरीदना पड़ेगा मैनेजमेंट को। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो मैन्युफैक्चर करती है कोई भी प्रोडक्ट, इफ़ दे हैव, अगर कोई कंपनी बुक्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका मटेरियल कॉस्ट जाएगा परचेज़ करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, परचेज मीन्स खरीदना, उसको परचेज करने के लिए कॉस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये क्या प्ले करेगी, कोई इम्पॉर्टेंट रोल टोटल कॉस्ट ऑफ अ कंपनी स्ट्रक्चर, जो कंपनी का टोटल कॉस्ट है उसको इफेक्ट करेगी। इसीलिए इंटरनल ऑडिट प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इन सब जो डे टू डे जो सिस्टम है जो हम परचेज करते हैं इनको नोट डाउन करें कि हमने यहाँ कौन सी चीज़ आइटम्स परचेज किए गए हैं और इसके क्या ऑथराइज करे गए हैं। ओके, तो परचेज में फर्स्ट इसका पॉइंट उन्होंने क्या बताया गया है, ऑथराइजेशन ऑफ परचेज फॉर परचेज एंड प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या हमें फोकस करना है कि जो ऑथराइज का मतलब जैसे हमने ऊपर ही हमने स्टडी करा कि जिसको अथॉरिटी दी गई है, अभी इसमें देखा जिस डिपार्टमेंट को परचेज के लिए या अथॉरिटी दी गई है कि हाँ आपको परचेज करना है जिस एम्प्लॉय को, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही वो पर्टिकुलर आइटम परचेज करने हैं, मटेरियल परचेज करना है एंड देन ही शुड रिपोर्ट टू द इंटरनल ऑडिटर। और दैट ये इंश्योर क्या करेगा, ये यानी कि क्योंकि देख इफ़ या अगर यानी कि अगर किसी ने ऑथराइज करा कि हाँ 5 और 7 सब लोग अगर एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, परचेज पे ही जाएंगे, तो इट कैन बी जम्बल फॉर सम टाइम्स। सो इसीलिए अगर किसी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अगर पर्टिकुलरली एक को और अगर यानी कि एप्लीकेबल कर दिया है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन विल बाय दैट मटेरियल for the company, so that only the person will buy the material for the company। तो इंटरनल ऑडिटर
कि कनेक्शन एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, इंटरनल ऑडिटर को क्या फोकस करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ कि पर्टिकुलर आइटम कितने अमाउंट का परचेज़ किया गया है, इसकी क्वांटिटी क्या है और किस पर्सन ने परचेज़ किया गया है और उसने फिर वो आगे किस यूज़ में होगा, ये ऑडिटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसको प्रॉपरली वेरीफाई करके, उसको प्रॉपरली चेक करके पर्टिकुलर का टाइप, प्रोडक्ट का टाइप, क्वांटिटी, सोर्सेज, रिस्ट्रिक्शन, तो ये सारी चीज़ें परचेज के अंदर फोकस करी जाती हैं बाय ऑथराइजेशन फॉर परचेज एंड प्रोक्योरमेंट। ओके, तो इंटरनल ऑडिटर को ये फोकस करना रहता है पहले ये सारी के पहले इंटरनल ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बाय करने की। फिर वो क्या रिव्यू करेगा, जब वो मटेरियल आएगा तो वो उसका अमाउंट वेरीफाई करेगा और उसकी क्वांटिटी कितनी थी प्रोडक्ट की, कॉस्ट की, और उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में और वो कितने में परचेज हुआ है। देन दे वेरीफाई कि कौन से प्रोसीजर, किस तरीके टाइप का प्रोसीजर यूज़ हुआ है उसे, यानी कि ख़रीदने के लिए, परचेज करने के लिए। एंड देन जो वो चेक करेगा कि अनयूजुअल ऑर्गेनाइज के हाँ जिस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया गया था ये इसके अलावा किसी और ने तो परचेज नहीं किया, तो ये चीज़ें भी वेरीफाई करेगा कि जिस एम्प्लॉयज़ को जो वर्क परचेज करने के लिए दिया है वही वर्क वो करेगा। देन उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है ऑडिटर को। ओके, देन सेकेंड पॉइंट विल बी वेंडर डेवलपमेंट। वेंडर डेवलपमेंट इन द सेंस सेलिंग डेवलपमेंट। जो पर्टिकुलर पर्सन सेल, जब हम मार्केट में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जो परचेज हम मार्केट में कर रहे हैं तो हम किससे खरीदते हैं, सेलर से, तो उसको क्या कहते हैं, वेंडर डेवलपमेंट। इन ऑर्डर टू इंश्योर द कम्पिटिटिव बाइंग इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप द एक्शंस ऑफ अ कम्पिटिटिव मार्केट। तो कम्पिटिटिव मार्केट हमें क्या एनालाइज करेंगे कि जो रॉ मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट है, क्या सेलर हमें वो एक्चुअल कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये हमें मेन फोकस करना है। तो इंटरनल ऑडिटर क्या चीज़ एग्जामिन करेगा कि हाँ कि इफ़ क्या हाँ जो मार्केट में प्राइस था, सेलर का प्राइस है, इफ़ दे आर यूजिंग अ बेटर वे प्रोसेस, जो वेंडर के साथ कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करी थी और उन्होंने कितना प्राइस में उनको दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट इन परचेजेस कंट्रोल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट मटेरियल और कंपोनेंट, कंट्रोल एट टाइम्स। तो इंटरनल ऑडिटर क्या देखेगा इसमें कि जो भी पर्टिकुलर गुड्स परचेज करे जा रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करी है और डिलीवरी वगैरह उसकी हैं, तो उसके पर्टिकुलर टाइमिंग वो रिसिप्ट मेंटेन कर देखनी है। तो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसने वो, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ दे हैव कंप्लीटेड, एम्प्लॉयज़ ने कंप्लीट कर दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर क्या ऑल्सो चेक करेगा उसको टाइमिंग ऑफ रिसीप्ट कि पर्टिकुलर यानी कि गुड्स कौन से टाइमिंग में परचेज किया गया, उसकी रिसीप्ट, रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल का अमाउंट, और डेबिट क्रेडिट नोट्स ऑल्सो दे कैन वेरीफाई डेबिट क्रेडिट नोट्स इन अ प्रॉपर वे। इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो चेक वेरियस डॉक्यूमेंट्स कि हाँ डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा सारे के सारे जो गुड्स को हमने परचेज किया है, गुड्स गॉड्स के सारे आइटम्स की रिसीप्ट, इनवॉइसेस, चालान हो गया, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड के हमने पेमेंट किस तरीके से किया है, ये सब चीज़ें का ऑडिटर वेरीफाई करेगा। एट अ टाइम सारी रिसीप्ट को चेक करेगा ऑफ रॉ मटेरियल और कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो हमने परचेज किया है। ओके, ऑन लास्ट पॉइंट ऑफ परचेज इज कंट्रोल एट द स्टेज ऑफ बिल पासिंग। तो ये हमने अभी 3 पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में हमने फोकस किया कि जिस पहले हमने ऑथराइज किया कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परचेज करने के लिए। सेकंड पॉइंट में हमने एनालाइज करा वेंडर डेवलपमेंट, जिससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमें किस तरीके से, क्या प्रोसेस है उससे खरीदने की, तो वो इंटरनल ऑडिटर वेरीफाई करता है। देन इंटरनल ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा थर्ड में कि कंट्रोल के कितने प्राइस में खरीदा गया है, कितने टाइम में लिया गया है, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, सिचुएशन, और यानी कि जो हमने वेरीफाई करता है कि उसको पेमेंट किस वे में हुआ है, क्रेडिट कार्ड में हुआ है, डेबिट कार्ड में हुआ है, और उसने चालान, उसकी डेट रिसीव, उसकी टाइम वगैरह, उस वे में वो चीज़ रिकॉर्डेड होती है। ओके, तो ये नोट क्या रहेगा कि पर्टिकुलर गुड्स हमने कब रिसीव किया है वो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली रिकॉर्डेड करना पड़ता है कि हमने पर्टिकुलर टाइम पे गुड्स परचेज किया हुआ। ओके, देन डी इज कंट्रोल एट द स्टेज ऑफ बिल पासिंग। जब हमने सब चीज़ें खरीदी, दिस इज अ लास्ट स्टेज ऑफ परचेज फंक्शन, दिस इज अ लास्ट स्टेज ऑफ परचेज फंक्शन। तो ये इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, जो भी मटेरियल हमने कॉस्ट खरीदा है
उस बाकी सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उसको यानी कि परचेज करने के बाद, उसको डेवलप वेंडर करने के खरीदने के बाद, उसकी रिसीव वेरीफाई करने के बाद जब ऑडिटर बिल पास करता है तो ऑडिटर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से अकाउंटेंट करेगा। एंड मटेरियल का जो भी कॉस्ट रहेगा पर्टिकुलर, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसका जो क्रेडिट टर्म्स वगैरह जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने परचेज का जब बिल पासिंग करेगा, जब वो बिल पासिंग, तो ये सारी चीज़ें वो फोकस करेगा। मटेरियल की क्वांटिटी, और मटेरियल कितनी क्वांटिटी में हमने ऑर्डर जितनी क्वांटिटी में करा था उतनी क्वांटिटी में हमें रिसीव हुआ है, उसका पर्टिकुलर प्राइस, उसका मेजरमेंट और क्रेडिट नोट्स जो भी, और टर्म ऑफ पेमेंट के मतलब किस वे में हम पेमेंट करेंगे, इंक्लूजन ऑफ इनवॉइसेस प्राइजेस, इनवॉइस प्राइस आपको पता है जो खरीदने की रिसिप्ट वगैरह रहती हैं, और लीगल कंसिडरेशन मतलब जो पार्टी पे करेगी उनकी सहमति, लीगल कंसिडरेशन मतलब सहमति उनकी लेके देन दे आर पासिंग बिल। Okay, in this purchase we have discussing that, and move forward to a next slide. We have discussed about sales. This is the areas of internal audit. Sales is also the areas of internal. तो सेल, अब हमने परचेज पे फोकस करा। परचेज में पहले हमने फोकस क्या करा था कि पर्टिकुलर परचेज किस तरीके से किया जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस तरीके से परचेज करती है और किस तरीके से उसे एनालाइज करती है। देन सेल क्या करती है कि सेल्स की भी यानी कि अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने परचेज किया, देन उसको फिर मैन्युफैक्चर करा, उसको बनाया प्रोडक्ट को, देन दे वांटेड टू मेक सेल दैट प्रोडक्ट। तो अब वो क्या चाहते हैं, उसे सेल करना। तो इसकी एक क्या रहती है, एक रेवेन्यू साइकिल एक वे में रहती है जिसके टूवर्ड्स वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने सेल्स और डेटर्स को। ओके, अगर वो मार्केट में सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट्स को तो उसकी एक साइकिल, रेवेन्यू साइकिल रहेगी, जिससे वो लोग क्या, रेवेन्यू इन द सेंस प्रॉफिट, जिससे वो सेल जब आप अपने प्रोडक्ट को करेंगे, इफ़ दे हैव सेल देयर प्रोडक्ट, अगर उन्होंने मैन्युफैक्चर करा है 300 में, इफ़ दे वांटेड टू सेल इन 400, सो 100 रुपीज़ इज़ देयर प्रॉफिट मार्जिन। तो 100 रुपीज़ क्या रहेगा, उनका रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा जिसके अकॉर्डिंगली वो सेल कर रहे हैं। ओके, तो इसमें उन्हें सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो सेल्स में क्या है, और डेटा सेल्स और उसके एग्जांपल्स, फॉर ऑफ एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, तो सेल्स की हमें रिसीप्ट, जो हमने सेल करा है उसकी रिसीप्ट। ओके, जिस कस्टमर को हम यानी कि दे रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्डर है तो उसे हम उसकी रिसीप उसे ऑनलाइन टाइम पे दे। द रिसीप ऑफ द कस्टमर ऑर्डर शुड बी डेटेड, तो उस पर पर्टिकुलरली डेट लिखी रहेगी। देन क्रेडिट के वो यानी कि उसको अलाउ करेंगे हम कि हाँ वो क्रेडिट कार्ड से इतनी लिमिट में पे कर सकता है। तो ये सेलिंग मेथड्स रहेगी। डिलीवरी, इफ़ वी डिलीवर एंड डिस्पैच एड एडवाइस, क्या अगर यानी कि कस्टमर को कि जो भी यानी कि डिमांड्स रहेंगी, इफ़ दे वांटेड पर्टिकुलरली डिलीवरी ऑन कैश ऑन डिलीवरी, मतलब होम बेस्ड डिलीवरी चाहिए तो उनको होम बेस्ड डिलीवरी, तो वो भी प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है इन अ सेल्स बुक। ओके, इन अ सेल्स बुक, और ये इंटरनल ऑडिट में रिकॉर्ड होता है। और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, इन अ सेल्स बुक। ओके, ये सारे चीज़ें, रिसीप्ट, क्रेडिट, डिलीवरी, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स ऑल्सो, कैश कलेक्शन, बिल्स रजिस्टर और उनका डिस्पैच डेट ऑल्सो। ओके, तो ये सारे पर्टिकुलरली डेट वाइज में रिपोर्ट होते हैं। ओके, देन ऑन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस अबाउट कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, तो अभी आप लोगों को हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट में हम लोगों ने क्या देखा, एरियाज के क्यों हम लोग इंटरनल ऑडिटिंग अडॉप्ट करते हैं, टू फोकस परचेज के लिए, सेल्स के लिए और कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश के लिए इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, इसके लिए हम लोग इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के लिए कि जो हमारे कैश में हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं और हम लोग जो रेट ऑफ रिटर्न में हमें कैश आ रहा है उसके साथ हमें डील करने के लिए, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलरली इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें सारे के सारे बैलेंसिंग फिगर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, नेम, कंटेंट्स, टाइम, ड्यूरेशन, बिजनेस का जो नेचर रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसकी पर्टिकुलर कैश की और बैंक ट्रांजैक्शन की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट रहेगी। और वो डे टू डे रिव्यू करेंगे कि वो रिव्यू क्या करेंगे कि डे टू डे कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं टाइमिंग पे। तो ये इन दो पॉइंट्स में डील करता है
वन विच डील्स विथ रिव्यू ऑफ कैश एंड बैंक रिसीव। पहले पॉइंट्स में हम क्या देखेंगे कि जो कैश और बैंक रिसिप्ट है उसका पर्टिकुलर टाइमिंग, कि कैश और बैंक जो रिसिप्ट है उसका टाइमिंग देखेंगे, डेट देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम इंटरनल ऑडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और ये रिकॉर्ड कौन करेगा? ऑडिटर। और जो उसने मेंबर्स को असाइन करा है, मेंबर्स और स्टाफ को जो रिकॉर्ड करने के लिए, वो पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो जिसको जो उन्होंने अगर जिस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करा है कि वो कैश और बैंक रिसिप्ट को रिकॉर्ड करे, तो इसके साथ वो ऑडिट प्रोग्राम एक एग्जामिन करता है। और ऑडिट प्रोग्राम एग्जामिन क्या करता है? सारे के सारे डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट, जो सेल्स होंगे, गुड्स की सेल्स, रेंट, क्रेडिट, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, कैश, जो भी हम कैश में कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम कैश में सेल कर रहे हैं, जो कैश सेल्स करके हमें आता है वो हम वेरीफाई उसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में उसको वेरीफाई करेंगे। जो रेंट हम भर रहे हैं वो कैश में पे कर रहे हैं उसको भी हम नोट डाउन करेंगे डे टू डे हमारे कैश और बैंक रिसिप्ट में। तो ये सब चीज़ें हमें वेरीफाई करनी रहती है ऑडिटर को। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या रहेगा? द अदर विच डील्स विथ कैश एंड बैंक डिस्बर्समेंट। तो जो अदर जिसको हम लोग अगर हम लोग किसी को, हमारी जो खुद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट में। अगर हम किसी को कैश सेंड कर रहे हैं, खरीदे हुए सेंड किसी को दे रहे हैं, तो वो भी हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फ़ायदा रहेगा? जिसको उन्होंने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ, इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को कैश और बैंक ट्रांजेक्शन फॉलो करने हैं, और इनको, हाँ, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको रिपोर्ट कर सके, हाँ, कि आज इतना हमने परचेज़ किया है, सेल किया है इन अ कैश, कि हाँ हमने परचेज इतने पर्टिकुलर लिया है, अमाउंट में किया है, इतना कैश रिक्वायरमेंट है। तो ये पर्टिकुलर जिसको है, तो इससे कैश और बैंक ट्रांजैक्शन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को विल बी मोर फ्लेक्सिबल वेदर दे मेकिंग एंड इंटरनल ऑडिट यूजिंग, और उनको फ़ायदा रहेगा उनके आगे के प्रोसेस में। ओके, तो ये थे इंटरनल ऑडिटिंग के एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो ऑन टुडे सेशन we are discussing at only that points. On another session we have discussed about this first chapter last content. Okay, so good to all.